बेटा आज की क्लास जो है वो आधारित है मनसबदारी व्यवस्था पर। टॉपिक है हमारा मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है, जो कि शुरू करवाई थी अकबर ने। ठीक है, अकबर ने। समझते हैं क्या था मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, चलिए, तो मनसबदारी व्यवस्था जो है वो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो कि मुगल प्रशासन में चाहे सिविल सेवा हो या फिर सैन्य सेवा, दोनों का आधार बनी रही। इस बात के कहने का तात्पर्य ये है कि मनसबदारी व्यवस्था में जो लोग शामिल होते थे वो सैनिक अधिकारी भी हो सकते थे या फिर आम नागरिक भी हो सकते थे। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो मनसब शब्द जो है वो एक अरबी शब्द है, अरेबिक, जिसका अर्थ होता है रैंक या फिर पोजीशन। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं पद या श्रेणी। ठीक है बेटा, तो अकबर के समय बेटा जो लोवेस्ट मनसब होता था वो 10 का और हाईएस्ट जो होता था वो 5000। अभी हम समझेंगे इन सारी चीज़ों को। 10 से लेकर 5000 तक के जो मनसब हैं वो ज़्यादा प्रचलित थे। फिर भी 7000 का मनसब जो है वो मिर्ज़ा अजीज कोका और मान सिंह को प्राप्त था विशेष तौर पर। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है मनसब। मनसबदारी है एक व्यवस्था जिसमें प्रदान किए जाते थे मनसब, और जिसे प्रदान किया जाता था वो कहलाता था मनसबदार। ठीक है, मनसबदार को दिया गया मनसब। अब ये इसमें दो चीज़ें होती थी, एक होता था जात और दूसरा होता था सवार। इसको करने से पहले अभी हम ये देख लें कि क्या है मनसबदारी व्यवस्था। पद या ओहदा जिससे किसी अधिकारी की हैसियत, वेतन और उसके सैन्य उत्तरदायित्व का पता चलता है। ठीक है, आप समझते हैं इसको। मनसब में दो चीज़ें जात और सवार। जात डिफाइन करेगी मनसबदार की सैलरी और उसका पर्सनल स्टेटस, व्यक्तिगत हैसियत और उसका वेतन। सवार में होंगे कैवलरी मैन, यानी कि घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 जात का मनसब प्राप्त है, ठीक है, और सवार है 5। जात सवार के बराबर भी हो सकता है, जात और सवार बराबर भी हो सकते हैं, सवार जात का आधा भी हो सकता है या आधे से कम भी। ठीक है, या आधे से थोड़ा ज़्यादा भी। इसके लिए 3 कैटेगरी थी, देख लेते हैं। अगर सवार बराबर है जात के तो ये फर्स्ट कैटेगरी थी मनसब की, और अगर सवार जात के आधा है या फिर आधे से ज़्यादा तो ये सेकेंड कैटेगरी। अगर सवार जात के
आधे से भी क्या है, कम। ठीक है, तो वो होती थी थर्ड कैटेगरी। तो इसमें देखिए कौन सी आएगी, जिसमें क्या हो, आधी या आधी से ज़्यादा जात, और सवार जो है वो या तो आधा हो जात का या आधे से ज़्यादा, तो इसमें आधा मिल रहा, तो ये सेकेंड कैटेगरी है। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए ये मनसबदार को, ए मनसबदार को 10 जात का जो है वो मनसब प्राप्त है और सवार है 5। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए ये अपने घुड़सवार सैनिक बढ़ाता रहता है, 6 7 8 9 10 कर लेता है, मान लीजिए 10 और 10 बराबर हो जाएगा दोनों जगह, तो वो फर्स्ट कैटेगरी का मनसब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लो किसी को 5,000 का मनसब प्राप्त है, ठीक है, और सवार जो हैं वो 3,000। ध्यान रखिएगा कि जो मनसब है, जो ओहदा तय होगा वो इस आधार पर होगा कि जात कितना है, ये नहीं कि 3,000 ये सवार है तो मनसब 3,000 का, नहीं, जो जात है वही आप डिफाइन करा जाएगा कि मनसब कितना है। ठीक है, तो 5,000 का मनसब है, 3,000, यानी कि ये उसकी हैसियत है, ये डिफाइन कर देगी वेतन को, और 3,000 घुड़सवार सैनिक, तो ये 3,000 घुड़सवार सैनिक एक सैन्य दस्ता बनता था पूरा, जिसे हम कहेंगे पूरा कंटिंजेंट बनता था, सैनिक टुकड़ी। इस सैनिक टुकड़ी में केवल घोड़े ही नहीं, हाथी भी होते थे, ऊँट भी होते थे, और ट्रांसपोर्ट के लिए जो साजो सामान जाता है इधर से उधर, उसके लिए गाड़ियाँ भी, जो भी उस समय आवागमन का साधन था, तो इस तरीके से पूरी सैन्य टुकड़ी बनती थी। अब इसको वेतन कौन देगा, ठीक है, अब इसको वेतन कौन देगा, तो वेतन के लिए बादशाह के द्वारा 2 तरीके से दिया जाता था। वेतन बादशाह देते थे मनसबदार को कैश के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में दे दिया मनसबदार को पर मंथ, तो फिर वो अपनी सैनिक टुकड़ी में उनको उनके आधार पर वेतन दे देगा। लेकिन दूसरी चीज़, अगर लैंड के रूप में दिया गया, भूमि के टुकड़े के रूप में, तो उसे कहा जाता था जागीर। कैश के रूप में दे दिया गया तो इट्स ओके, अगर लैंड के फॉर्म में दिया गया तो उसको कहा जाता था जागीर। और ये जो जागीर होती थी, ये जागीर वंशानुगत नहीं थी, यानी कि ए व्यक्ति को 10 का मनसब दिया गया था, तो जब तक ये रहेंगे तब तक तो ठीक है। अब ये नहीं है कि इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र को भी मिल जाए, जरूरी नहीं है। ठीक है, या फिर ये टुकड़ा, जो भूमि का टुकड़ा, ये बदल दिया जाएगा, दूसरा टुकड़ा दे दिया जाएगा, तो ये वंशानुगत बिल्कुल नहीं था। ठीक है, पिता से पुत्र इस तरीके का नहीं था। तो ये बात हमने समझ ली। ठीक है, तो ये जो इनको वेतन जो है वो निर्धारित, अब जरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जिसका जिसका मनसब 5,000 का है, उसको 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती थी। जिसका मनसब है बेटा कितने का, ये है मनसब 3,000 का, तो उसको सैलरी मिलती थी 17,000 पर मंथ। जिसका मनसब है मान लो 1,000 का, उसकी सैलरी होती थी लगभग 8,200 पर मंथ। ठीक है, तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था कैसे काम करती थी। ठीक है, अब मनसबदारों के भी नाम थे अलग अलग, वो ज़रा देख लो। जैसे अगर 10 से लेकर आपका 500 तक का मनसब दिया गया है, तो उसे कहते थे मनसबदार। ठीक है, अगर 500 से 2,500 तक का मनसब दिया गया है, तो उसे कहते थे अमीर। ठीक है, अगर 2,500 से फिर पूरा 5,000 तक का मनसब दिया गया, तो उसको कहते थे अमीर ए उम्दा, स्पेसिफिक लोग। ठीक है, जो राजकुमार होते थे उनको दिया जाता था, या जो बादशाह के बहुत खास होते थे। हालांकि हमने अकबर के समय की बात करी है, इसके बाद फिर 10,000 20,000 तक के भी, जहांगीर और शाहजहां के समय पर फिर 10,000 20,000 तक के भी मनसब दिए जाने लगे थे। ठीक है, तो हमने ये मनसबदारी व्यवस्था को समझा बेटा। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा अकबर के द्वारा ये लागू करने का, तो अकबर के द्वारा बेटा एक सशक्त, सुव्यवस्थित,
केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना के लिए, जिससे कि क्या हो और इसमें क्या हो, सुस्पष्ट नियम भी हो। पहले स्पष्ट नियम नहीं थे। जो सैनिक सरदार होते थे, जो सैनिक रखते थे, जो राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैनिक देते थे, तो क्या होता था, उनको वेतन देने का कोई नियम नहीं था। ठीक है, तो ये सारी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इससे क्या होता था, जो सैनिक सरदार होते थे वो खुद को बादशाह से के बराबर समझा करते थे। ठीक है, क्योंकि जब शासक अपने सरदारों पे ज़्यादा निर्भर हो जाएगा तो क्या होगा, फिर शासक की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसे फिर वो प्रशासन जो है वो केंद्रीकृत नहीं रहेगा। तो अकबर ने इस कमी को दूर करने के लिए ही ये मनसबदारी व्यवस्था जो है, इससे क्या होगी, एक केंद्रीय सेना व्यवस्थित होगी और जो अमीर वर्ग या जो उमरा वर्ग जो है, ठीक है, उनको अपने अधीनस्थ होने का एहसास बना रहेगा कि हमारे ऊपर बादशाह है। ठीक है, और वो अपने जो उनके राज्य के प्रति उत्तरदायित्व हैं उनको भली भांति पूर्ण करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।